नमस्कार दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2 और ये पॉलिटिकल लेक्चर हमारा 10 है ना। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि 9 लेक्चर बन चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कुछ आर्टिकल्स की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में, है ना। आपने देखा था, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि आपने देखा था हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। अगर वो प्रेसिडेंट है तो उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 58 में। अब भाई प्रेसिडेंट बनना है तो कोई ना कोई तो उन्हें चुनने वाला होना चाहिए। तो देखिए 3 बातें याद रखिए, उनका चुनाव करवाने वाला अलग है, करने वाले अलग है, और प्रक्रिया चुनाव की क्या होगी वो एक अलग है। ठीक है, कौन करेगा, है ना, कौन करवाएगा और कैसे करेगा, तो याद रखिए। तो जो उनका चुनाव करवाता है वो चुनाव आयोग है, और वो आर्टिकल 324 में, ये ध्यान से सुनिए, करवाते हैं, है ना। और जो उनको चुनते हैं उसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, जिसमें कि आपको मालूम है कि सांसद आते हैं, जितने भी निर्वाचित होते हैं वो, और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं यानी कि विधायक आते हैं। और इनमें याद रखिए सिर्फ निर्वाचित लोग ही आते हैं निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के जो कि चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, उसमें सिर्फ, है ना, जितने भी एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो चाहे वो राज्यसभा के एमपी हो, वो सारे के सारे निर्वाचित होंगे। और जितने भी एमएलए हैं अलग अलग राज्यों के, है ना, जैसे गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, इन सब में जो विधानसभा है उनमें भी जो लोग चुन करके आए हुए हैं, जितने भी एमएलए जो निर्वाचित होंगे सिर्फ वही भाग लेते हैं। आसान भाषा में जितने निर्वाचित हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं, लेकिन जो भी मनोनीत होते हैं, है ना, वो भाग नहीं लेते। जैसे आपको पता है लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में जो है 12 लोग मनोनीत होते हैं। और ये दोनों के दोनों हाउसेस में, ये 2 और ये 12, जितने भी लोग मनोनीत हुए इन सबको यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरीके से राज्यसभाओं के विधानसभा में भी एक एक मनोनीत होते हैं। जैसे कि अपने एमपी में एक मनोनीत होता है ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन है, तो इसे मनोनीत कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। क्लियर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस निर्वाचक मंडल में सिर्फ जितने भी लोग चुनाव जीत करके आए हैं, कहने का मतलब जितने भी निर्वाचित हैं सिर्फ वही आएंगे, ना, जो लड़ करके आए चुनाव। जो मनोनीत हुए वो भाग कभी नहीं ले सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि अभी आपको जब महाभियोग में पढ़ाऊंगा तो ये बात मैं आपसे वापस कहूँगा, इसीलिए मैंने इसे दोहरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि जो चुनाव करवाएगा वो चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 कहता है, और जो चुनाव करेगा उनका वो निर्वाचक मंडल है, ये आर्टिकल 54 कहता है। और जो आएंगे मैंने अभी थोड़ा सा आपको वापस से रिवाइज करवा दिया। ज़्यादा डिटेल देखना हो तो पॉलिटिकल लेक्चर 9 देख लीजिए, आपको सब और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आर्टिकल 55 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है भाई ये तो होगा कि ये चुनाव करेंगे, लेकिन इनकी चुनाव करने की प्रक्रिया तो होगी ना, तो वो आर्टिकल 55 में लिखा है। और चुनाव करने की पद्धति को क्या कहते हैं राष्ट्रपति की, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति कहते हैं, है ना। अब इस संक्रमणीय को हस्तांतरणित भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक को वोट दे दिया और एक को ही वोट देते चले गए, नहीं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, लेट से कि 4 खड़े हुए, तो हमें सबको वरीयता से क्रम देना पड़ता है कि भाई मैं फर्स्ट पोजीशन पे से चाहता हूँ, सेकंड पे बी को चाहता हूँ, थर्ड पे सी को। भाई मान लीजिए ए नहीं बने तो बी बने, बी नहीं बने तो सी बने राष्ट्रपति, और अगर सी नहीं बनता तो मेरी प्रेफरेंस है डी को, तो वहाँ पे प्रेफरेंस में वोट देनी होती है। ठीक है। और पहले पायदान में जिसके पास सबसे कम वोट आती है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पास जो वोट होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ABC में, और फिर यही सिस्टम चलता जाता है जब तक कि एक ना बचे। क्लियर है दोस्तों, इसीलिए इसे हस्तांतरित भी कहते हैं इन वोट को। मैंने अगेन 9th लेक्चर में पूरी तरीके से बताया हुआ है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक कैसे होती है। क्लियर है दोस्तों, तो आपने ये सारी चीज़ें सीखी थी। और मान लीजिए अगर आपको चुनाव, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आपको कोई धांधली लगती है, ठीक है, तो धांधली होने पर अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसके लिए कोई आर्टिकल होना चाहिए, तो वो आर्टिकल है 71। क्लियर हुआ दोस्तों, तो 6 आर्टिकल के बारे में हमने वहाँ पिछली क्लास में कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। और मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो आप पिछला वीडियो पहले देख लें, फिर देखिए, वरना आप इसको भी सुन सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको सही लगे। चलिए अब आज बात करते हैं अपन की राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है दोस्तों, उनका कार्यकाल क्या होता है, कोई इंसान कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति, क्या उस पर कोई लिमिट होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा है तो कौन उस समय राष्ट्रपति रहेगा, और महाभियोग यानी कि उनको हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे या मान्य नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना। इन सब पर अपन बात करने वाले हैं। और अगर महाभियोग चलता है अगर, तो उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे महाभियोग चलता है ना, कितना बहुमत चाहिए होता है, कितना बहुमत नहीं चाहिए होता है, क्या फेक बातें हैं और क्या रियल बातें हैं, क्या आर्टिकल में लिखा है और क्या आर्टिकल में नहीं लिखा है, ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में अभी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शपथ से, है ना। तो राष्ट्रपति की शपथ में आप पहले तो ये देखो, बेसिक चीज़ें आप सबको पता है दोस्तों, है ना, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपको मालूम है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रपति अपने ये शपथ दिलवाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने जो इस्तीफा है वो किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और ये बातें सबको पता है, लेकिन आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन अब आते नहीं हैं।
ठीक है। तो मतलब आपका नॉलेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कैसे होगा, तो वही अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ। सबको ये भी पता है कि शपथ वगैरह जो भी है वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 3 बातें आप सभी को पता है कि सीजीआई शपथ दिलवाता है ना, उनके राष्ट्रपति के पद की, और अगर उन्हें इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल ये आता है, सर ठीक है शपथ जो है सीजीआई दिलाते हैं, लेकिन शपथ किस बात की दिलाई जाती है? राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है हमारे यहाँ भारत में, सर्वोच्च पद है, उस वो आखिर किस बात की जो है शपथ खाते? तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा की शपथ खाते हैं और लोगों के कल्याण की शपथ खाते हैं। क्लियर है दोस्तों, है ना? फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान की रक्षा की शपथ खाते हैं और लोगों के कल्याण की शपथ खाते हैं। ठीक है, उन्हें कौन दिलाता है शपथ, ये आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन, सर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर हुई ना, है ना, किसी वजह से वो नहीं है अपने पद पे, तो जब शपथ दिलाने वाला ही अपने पद में नहीं है तो फिर अब कौन इनको पद दिलाए, अब कौन इनको शपथ दिलाएगा भैया? तो अब इनको शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होंगे वो दिलाएंगे। भाई सीजीआई नहीं है तो इनके नंबर के कोई सेकंड जज तो होंगे, समझ जाइए कि बस वो सेकंड नंबर वाला फिर इनको शपथ दिलाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर इनके नीचे वाला दिलाएगा, ये भी नहीं है तो इनके नीचे, समझ गया ना? तो वरीयता यहाँ पे चलती चली जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस ये दी गई है कि यही दिलाते हैं। ओके, इतनी बात, चलिए बढ़िया। अब भाई बात करते दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आता है, सर राष्ट्रपति शपथ कब लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, तो याद रखिए डेट 25 जुलाई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर 25 जुलाई ही क्यों चुनी? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा हमारे एक राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इन्होंने 1977 में 25 जुलाई को शपथ ली थी। अब इनका नाम ही क्यों ले रहा हूँ, नीलम संजीव रेड्डी, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, बिल्कुल पढ़ते भी रहते होंगे। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, है ना, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं ये एक नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको तो ये क्वेश्चन तो याद रखना ही है कि निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये 1977 था। बस भैया इन्हीं की बात ये है दोस्तों कि इन्होंने ही शपथ ले ली थी 25 जुलाई को, और तब से लेकर के आज तक सारे राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बात क्लियर होगी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ऐसी कोई डेट संविधान में लिखी है, तो बिल्कुल याद रखिए ऐसी कोई डेट संविधान में नहीं लिखी हुई है ना, ये देखिए नहीं लिखी हुई है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई भैया कि शपथ कौन दिलाता है, शपथ क्या लेते हैं, तो आर्टिकल 60 हमने डिस्कस किया। अब बात ये बारी कि राष्ट्रपति का आखिर कार्यकाल देखें भाई कितना है। तो कार्यकाल अगर देखना हो तो पहुंच जाइए आर्टिकल 56 में। देखिए शपथ देखना हो तो आर्टिकल 60, कार्यकाल देखना हो तो आर्टिकल 56। ठीक है, कितना कार्यकाल होता है, ये आर्टिकल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका पद खाली हो जाता है, खाली हो जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाली हो जाने का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु हो जाए अचानक, या उन पर महाभियोग से उनको हटाया जाए, या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे दें। यही 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनकी मृत्यु हो गई है आकस्मिक रूप से, या तो उनने खुद ने इस्तीफा दे दिया है, या तो उन पर महाभियोग चल रहा है। तो वही बात कही कि मान लीजिए अगर वो अपने पद पर नहीं है ना, तो अब इस सिलसिले में क्या होता है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका पद खाली हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव कराने होंगे। आप समझ पा रहे हैं? अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। सपोज करते, चलो स्टार्ट करते, इसको समझना है ना कि 6 महीने क्या। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति चुना गया, 1 से लेकर के 5 साल तक उसका कार्यकाल था। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 2 ही साल हुए थे और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो गई। अब आपको दिख रहा है कि इतना बचा हुआ है, ये इतना, अभी उनके 3 साल तो और बचे हुए थे। अब ये तो मर चुके हैं भैया। अब अगर ये मर चुके हैं तो अब कैसे काम होगा? अभी 3 साल, अब जब नया चुनाव होगा तो जो भी चुनाव में जीतेगा, क्या वो पहले इनके 3 साल खत्म करेगा और फिर आगे जाएगा? नहीं दोस्तों, कभी भी शेष के लिए राष्ट्रपति कार्य नहीं करते हैं, है ना। अगर पहला वाला राष्ट्रपति 2 साल पूरे करके मर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो अब जो नया चुनाव करके आएंगे वो अपना नया 5 साल यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, है ना, अब उनके लिए ये 1 हो गया और यहाँ से अब उनके लिए 5 साल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब वो यहाँ से 5 साल के लिए जाएंगे। ठीक है, 5 साल के लिए, समझ पाए? यानी आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी कोई शेष के लिए नहीं बनता है। जो राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ खाता है उसके 5 साल वहीं से स्टार्ट होते हैं। वो पुराने वाले राष्ट्रपति का कुछ भी कवर नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो ये तो बात होगी सर, ठीक है, लेकिन सर
बात यह कि आपने कहा कि 1 से लेकर के 5 साल तक उनका कार्यकाल है, और अगर वो 2 ही साल हुए और उनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई, तो अब बात है कि जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन तो हम किसी को राष्ट्रपति नहीं चुन लेंगे। भाई चुनाव भी अगर होगा तो कुछ तो टाइम लग ही जाएगा, और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि 6 माह में चुनाव कराने होंगे। तो मान लीजिए कि हमने 6 माह ही ले लिए चुनाव कराने में, तो क्या 6 महीने तक हमारा राष्ट्रपति का पद खाली रह गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, याद रखो, ये बात तो कहीं लिख लो कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। अगर ये 6 महीने आपको दिख रहे हैं कि खाली नहीं, तो बिल्कुल खाली नहीं है। इस समय पर हमारे उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं इसीलिए वो राज्यसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं। ये बात ध्यान सुनिए ना, उनके पद की वजह से वो राष्ट्रपति के अध्यक्ष कहलाते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जैसी इनकी आकस्मिक मृत्यु होगी और 6 महीने तक कोई अब चुनाव होने में अगर टाइम लग रहा है, तो जैसे जिस दिन इनकी मृत्यु होगी उसी दिन उपराष्ट्रपति उसी पल से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब आपसे कहा गया कि 1 से लेकर के 5 साल तक उनका कार्यकाल है, 2 साल में वो मृत्यु में प्राप्त हो गए। जिस दिन वो मृत्यु में, जिस पल मृत्यु हो गई उनके, राष्ट्रपति का पद 1 सेकंड के लिए खाली नहीं रहता। हमारे उपराष्ट्रपति अगला चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक के लिए वो राष्ट्रपति रहेंगे, वो भी कार्यवाहक रहेंगे। और इस बात का उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 65 में। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो, आपको मैच करवा देता हूँ। आर्टिकल 56 पढ़ रहे थे, इसमें राष्ट्रपति का ही 5 साल कार्यकाल है। इनकी मृत्यु आकस्मिक हो जाए तो इसका जस्ट उल्टा आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान सुनना है, कार्यवाहक के रूप में। अब आप सोचेंगे सर मान लीजिए कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं तो क्या इनके द्वारा किए गए काम बाद में वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? भैया सब कुछ वैलिड होगा। कार्यवाहक है तो राष्ट्रपति ही, ये जो भी साइन करेंगे, जिस पर भी विधेयक पे साइन करेंगे वो सारे मान्य होंगे, कोई भी इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, और ये तब तक बने रहेंगे जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता है। और आपको मालूम है कि 6 महीने में ये चुनाव करवाने ही करवाने हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपको मैंने 2 आर्टिकल बता दिया। 56 जो कि कहता है कि 5 साल का कार्यकाल होगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो 65 जो कि कहता है कि उपराष्ट्रपति आकर के कार्यवाहक के रूप में उसे संभाल लेगा जब तक अगला चुनाव आयोग नहीं करा लेता है। समझ गए ना? क्योंकि चुनाव आयोग को निर्वाचक मंडल बनाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो तब तक के लिए फिर ये संभालेंगे उस कार्य को। समझ पाए दोस्तों? ठीक है। और आपने ये भी देखा कि शेष समय के लिए कोई नहीं बनता है, जो नया आएगा वो अपना नया 5 साल वापस स्टार्ट करेगा। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अब आप ये सोचेंगे, और जब तक नए राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं तब तक पुराने राष्ट्रपति अपना कार्य करते रहेंगे। ये आप समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने आपको? अभी मैं आपसे जो बात कर, ये मैंने लाइन क्यों पढ़ी पहले समझिए। अभी तक मैं आपसे ये बता रहा था कि 1 से लेकर के 5 साल तक मान लो कोई मर गया, बीच में राष्ट्रपति मृत्यु हो गई, तब की कहानी मैंने आपको बताई। ठीक है, मान लो भैया उनकी मृत्यु नहीं होती है, तो मृत्यु के अलावा 2 कारण और थे ना, महाभियोग की प्रक्रिया भी तो चल सकती है ना, और एक इस्तीफा देने की भी तो प्रक्रिया हो सकती है। अब मान लो कि भैया, और मान लो कुछ नहीं हुआ, तब कैसे होता है? जब भी कोई पूरा 5 साल करने वाला होता है तो ठीक जैसे 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने से पहले ही चुनाव आयोग जो है चुनाव प्रक्रिया अपनी शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखिए, अभी भी जब तक चुनाव से अगला राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक के लिए जो पुराना राष्ट्रपति हैं वही पद पर अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं माना जाता, ये ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक पुराने राष्ट्रपति रहेंगे, फिर भले ही वो खुद भी चुनाव में क्यों ना उतरे हों, उन्हें कभी भी इस्तीफा नहीं दिया जाता। ये बात समझ के रखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे अभी जो रामनाथ कोविंद साहब जी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, अगर अगला चुनाव आएगा तो वो खुद भी फॉर्म भर करके खड़े हो सकते हैं चुनाव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के पद से। वो अपने पद पर बने रहेंगे, और अपने पद पर बने रहेंगे क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन ये कहती है ना, आर्टिकल 58 ये कहता है, क्वालिफिकेशन का ये आर्टिकल है, इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव लड़ने वाला लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 58 ये साफ साफ हमें बताता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो लाभ का पद नहीं है, और लाभ का पद अगर नहीं है तो फिर रामनाथ कोविंद जी को अपने पद से इस्तीफा बिना दिए ही दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े हो सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पूरे आर्टिकल कुल मिलाकर के यही समझा देंगे आपको कि राष्ट्रपति का पद एक बार भी खाली नहीं होता है। मर गए तो उपराष्ट्रपति को बना दिया। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना? महाभियोग की प्रक्रिया चले चाहे जो चले, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी, अब देखिए जरा, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया कि भैया हमें हटाना पड़ रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस दौरान भी ये जो इतना पोर्शन है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम, इस दौरान भी वही बंदा जिसके ऊपर महाभियोग चल रहा है ना, वही राष्ट्रपति रहेंगे और उनके द्वारा किए गए सारे कार्य मान्य भी होंगे। समझ पाए दोस्तों? बढ़िया।
चलिए आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं सर, कोई इंसान, कभी क्वेश्चन हमसे आपके मन में भी आता होगा, कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार चुना जा सकता है वो? तो दोस्तों आर्टिकल 57 एक साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो राष्ट्रपति बनने की काबिलियत क्वालिफिकेशन रखता है तो वो कितनी बार भी बन सकता है। ये किसमें कहती है? आर्टिकल 57 में। ठीक है, आर्टिकल 65 आपको मालूम ही है कि जब नहीं है राष्ट्रपति अपने पद पर तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है दोस्तों? इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। अच्छा, अब एक चीज याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जब इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को तो इस बात की सूचना सबसे पहले किसको दी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, इस बात की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। मेरी बात फिर से सुनना, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है, इन्होंने इस्तीफा देना है तो इस्तीफा तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति आपको मालूम है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब वहीं के अध्यक्ष हैं ये हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भैया, जैसे ही इनको मालूम चलेगा कि प्रेसिडेंट ने मुझे इस्तीफा दे दिया, सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। अब आप बोलेंगे सर ये लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों बता रहे हैं, है ना, उपराष्ट्रपति हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को बताने से मतलब क्या? देखिए लोकसभा इसलिए बताते हैं दोस्तों क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है। देखो लिखा है ना मैंने, ये लोगों का, हम जैसे लोगों का, पब्लिक का सदन है वो पूरा का पूरा। और अगर वो पब्लिक का सदन है तो उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके देश का जो सर्वोच्च पद है वो रिक्त हो गया है। समझ पा रहे दोस्तों? और इसीलिए ये सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। अब आप बोलेंगे सर राज्यसभा को दी कि नहीं दी? अरे भैया, जब उपराष्ट्रपति को आपने इस्तीफा दिया है तो उपराष्ट्रपति तो कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष ही कहाँ के हैं? वो राज्यसभा के तो अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा को तो मालूम ही चल गया, है ना। तो यहाँ देखिए सूचना की बात कही है ना, सबसे पहले सूचना जिसको दी जाए, तब राज्यसभा मत बोल देना। इनको तो इस्तीफा मिला हुआ है, सूचना मिलती है लोकसभा के अध्यक्ष को, और इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे लोगों का सदन है, आम जनता का सदन है, सिर्फ इसलिए बताया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको 3 दिमाग में आर्टिकल क्लियर हो जाने चाहिए। एक 60 जिसमें हमने शपथ की बात करी, ठीक है, ये शपथ होती है कि शपथ कैसे कैसे क्या चलता है भैया, कौन किसकी किसकी खाता है। फिर आपने देखा 56, है ना, 56 में मैंने क्या बताया आपको कि कितने कार्यकाल रहेगा इनका। ठीक, 65 इसका जस्ट उल्टा मैंने बताया कि इनके ना रहने पर कौन रहता है वहां पर, इनके ना रहने पर भैया रहेंगे उपराष्ट्रपति, संभालेंगे उस बात को। क्लियर है दोस्तों? और फिर आपने देखा कि 57 में हमने पढ़ा कि कितनी बार बन सकते हैं, तो कई बार भी बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं। क्लियर है? अब चलिए आगे आते हैं, विशेष अधिकार पर बात करते हैं, और ये आर्टिकल है 361। ठीक, अब आखिर विशेष अधिकार क्या है? जिन लोगों ने भी लेक्चर देखा होगा, मैंने भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ाए हुए हैं। हमारे 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, आप सभी जानते हैं। भाग 3 जो है आर्टिकल 12 शुरू होता है और 35 तक जाता है, आप सबको पता है ना। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा, 14 से लेकर के 18 तक हमारा पहला मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण, है ना, फिर आपका धार्मिक, और फिर शिक्षा एवं संस्कृति। इस तरह से हमारे पास, और एक अपना रहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी 4 भागों में से कवर किया हुआ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। खैर मैंने अभी उसकी बात इसलिए कर दी क्योंकि भाग 3 में जो हमारा मौलिक अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं समानता का मौलिक अधिकार, और मैंने आपको कहा कि समानता का मौलिक अधिकार 14 आर्टिकल 14 से शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक जाता है। तो समानता के अधिकार में जो पहला आर्टिकल है ना, आर्टिकल 14, ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब होता है कि भैया कानून के सामने सब बराबर है। अब आप सोचिए, अगर राष्ट्रपति भी कानून के सामने बराबर हो जाए तो भैया मतलब आम नागरिक हो गए वो, तो फिर वो सर्वोच्च पद कैसे रहेगा? तो उनके पद की गरिमा होनी चाहिए। इसीलिए ये जो विधि वाला है ना, बिल्कुल सबके लिए बराबर नहीं, तो इसमें से कुछ लोगों को अपवाद रखा गया है, एक्सेप्शनल रखा गया है, कुछ को बाहर रखा गया, और ये बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी की तरह ही राष्ट्रपति को ट्रीट कर दिया आपने, राज्यपाल को ट्रीट कर दिया, सांसद को ट्रीट कर दिया, MLA को ट्रीट कर दिया। इसीलिए बंधु जितने मैंने नाम लिए यही इसके अपवाद है। इनके लिए जैसा कानून है ना, ये विधि के समक्ष समानता, ये वाला आर्टिकल इनके लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं? इनको इसमें अपवाद माना गया है। मैं इन सब पर बात करूंगा कि इनके पास, अब अगर ये अपवाद है मतलब इनके पास विशेष अधिकार है। तो आज हम जिसके विशेष अधिकार पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति है। फिर जब आगे पढ़ते जाएंगे तो अपन राज्यपाल, सांसद और विधायक सबके लिए बात करेंगे, पर अभी राष्ट्रपति पे बात करते दोस्तों ना, कि भाई देखें जरा इन्हें आखिर विशेष अधिकार कैसे प्राप्त है। अगर वो विधि की समक्ष समानता में नहीं आते हैं तो फिर उनके लिए क्या है? तो आर्टिकल 361, जैसा कि मैंने आपसे कहा है ना, ये क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 361 को आपको 3 स्टेप में पढ़ना है। पहले स्टेप को सुन लीजिए।
भाई ये कहता है कि भारत का कोई भी कोर्ट दोस्तों, चाहे छोटे से छोटा हो, यानी लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रपति को कभी भी नोटिस नहीं जारी कर सकता है। ये बात ध्यान सुन लीजिए, कोई भी कोर्ट भारत का राष्ट्रपति को नोटिस नहीं जारी कर सकता जब तक वो अपने पद पर है। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट, ये बहुत क्लियर रखिए है ना। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 361 कहता है। इसकी दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है, फिर चाहे वो क्रिमिनल वाली कार्यवाही हो यानी फौजदारी की कार्यवाही हो, या फिर सिविल यानी कि दीवानी कार्यवाही हो, है ना। उनके विरुद्ध आप कोई भी मामले में कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये क्रिमिनल मामला तो हमें समझ में आता है, सिविल क्या है? मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। देखिए, क्रिमिनल मामले, फौजदारी मामले सबको पता है कैसे हो सकते हैं भाई, हत्या कर देना, किसी को धमका देना, किसी को किडनैप कर देना। सोचिए जरा, ये सारे मामले राष्ट्रपति पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर सकते आप इनको लेकर के, है ना, कि हत्या कर दी उन्होंने, कि किडनैप कर लिया, कि धमकी दे दी किसी को। इस बात को लेकर के आप राष्ट्रपति से बिल्कुल उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्रिमिनल के मामले में तो कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती, ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। उन पर कार्यवाही तभी होती है जब संविधान का उल्लंघन होता है, और संविधान का उल्लंघन होने पर उन पर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग जिस आर्टिकल में दिया हुआ है वो आर्टिकल 61 है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, संविधान का उल्लंघन होगा बस तभी उन पर कार्रवाई हो सकती है, और वो भी महाभियोग। और वो भी कोर्ट नहीं करता, महाभियोग कोर्ट नहीं लाता कि सुप्रीम कोर्ट लेकर के आ जाएगा, और ये संसद के द्वारा होता है। संसद को अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया से हटाती है उन्हें। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखते चलिए, ठीक है। तो फौजदारी तो आप समझ गए, किसी भी तरह के क्रिमिनल और ये सब कॉन्स्पिरेसी और जैसे मामले हम उन पर नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस नहीं दे सकता, ये भी देख लिया। सिविल मामले क्या होता है? सिविल मामले जैसे कि चेक बाउंस हो जाना, किसी का पैसा वैसा खा लेना, है ना, संपत्ति का विवाद जैसी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आती हैं सिविल मामले में। लेकिन दोस्तों, क्रिमिनल मामले में आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सिविल मामले में एक बात कही गई है बस, है ना, नोटिस तो जारी हो नहीं सकता। कही क्या गई है वो सुन लीजिए। तो 361 की दो बातें आपने सुन ली। एक, पहला कि कोई भी कोर्ट उन्हें नोटिस नहीं दे सकता। दूसरी आपने देखी भैया, उन पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। और क्या कहना चाहिए, इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक और पॉइंट, हाँ, एक सिविल जिसके बारे में बात करवा देते हैं। और एक सिविल मामला जो है ये आप उन पर नहीं कर सकते, चेक बाउंस वगैरह ये। लेकिन सिविल मामले में एक छूट दी गई है, ठीक है। वो छूट क्या है? वो यही है 361 का थर्ड पॉइंट। ये कहता है कि दीवानी मामले में 2 महीने की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, है ना। जैसे मान लो कि किसी ने उनके ऊपर ये केस, मतलब ऐसा दीवानी मामले के तहत है कि भैया उन्होंने संपत्ति खा ली है ना। तो अब ये जो भी बंदा है जो ऐसी बात बोल रहा है, तो इससे ठीक 2 महीने पहले, उस कार्यवाही को शुरू करने से ठीक 2 महीने पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि सर आपके खिलाफ ये एक बंदा है। तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा राष्ट्रपति से, कि भाई शिकायत करने वाला कौन है, उसका नाम बताइए, उसका पता आप बताएंगे राष्ट्रपति को, शिकायत की प्रकृति क्या है, क्यों शिकायत कर रहा है, किस मामले को लेकर कर रहा है, चेक बाउंस हुआ है कि संपत्ति हड़प ली क्या, ये 3 चीज़ें आपको राष्ट्रपति को बतानी होती हैं, ठीक है। और हाँ, ध्यान सुनिए, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ बतानी पड़ रही है, और ये सिर्फ बातचीत कहलाती है दोस्तों, ध्यान सुन लीजिए इस बात को, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, किसी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर केस वेस दुनियादारी, तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, और ये भी 3 चीज़ें उनको बताई जाती है। अब ये मत सोचिए कि घर से उठवा लेंगे नाम वाम पता करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ बताया जाता है, ये एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये कि क्रिमिनल मामले एक भी नहीं चल सकते, लेकिन सिविल मामलों में जो है राष्ट्रपति से पूछताछ आप कर सकते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है 361 में, ठीक है। 3 बातें मैंने आपसे कही, तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नोटिस जारी नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट। दूसरी बात, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे क्रिमिनल मामले में कभी भी उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो सकते। सिविल मामले में कुछ हुआ है, संपत्ति की मामला कुछ भी है, तो पहले उस बंदे का नाम बताइए, पता बताइए, ये सब आपको 2 महीने पहले बताना है, जब आप केस चालू कर रहे हैं उससे पहले। और ये सिर्फ बातचीत हो सकती है, बस बातचीत, बाकी कुछ नहीं हो सकता इसमें। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर अपने, और वो है हमारा महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाने की विधि, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। देखिए, राष्ट्रपति अगर गलती करे, उन्हें हटाना हो तो उसे महाभियोग कहते हैं। लेकिन आप और हम जैसे आम नागरिक व्यक्ति अगर करते हैं, हम अगर गलतियां करते हैं अपन जैसे नागरिक, तो हम पर जो मुकदमा चलता है उसे अभियोग कहते हैं, अभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर मुकदमा चले तो वो महाभियोग है, अगर आम नागरिकों पर चले तो वो अभियोग है। ये क्लियर हो गया। इसी महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं भैया इम्पीचमेंट, है ना, हिंदी में कहते हैं महाभियोग। ये आर्टिकल 61 इसे कवर करता है। ये सारी बातें आपको पता है। अब मैं आपका एक डाउट दूर करूंगा। डाउट क्या है? सबसे पहले तो
कईयों को डाउट सर आर्टिकल 56 और 61, ध्यान से देखिए दोस्तों, डाउट रखिए मत, महाभियोग से जुड़ा हुआ ये दोनों ही आर्टिकल है। अब आप बोलेंगे सर कैसे आर्टिकल है, आर्टिकल और 56 का आपने कुछ हिस्सा तो अभी मुझसे थोड़ी देर पहले ही सुन लिया है ना, ये कितनी बार भी कोई भी इंसान राष्ट्रपति बन सकता है, सिर्फ यही नहीं लिखा है उसमें, उसमें एक बात और भी लिखी है, और वो क्या है। अब दिक्कत है कि सर महाभियोग से जुड़े हुए ये दोनों हैं कैसे, तो बहुत क्लियर हो जाइए दोस्तों। आर्टिकल 56 बिल्कुल सही है, जुड़ा हुआ है महाभियोग से, आर्टिकल 61 भी जुड़ा हुआ है। फर्क कितना है, आर्टिकल 56 ये बताता है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, जबकि आर्टिकल 61 ये बताता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। बात समझ में आ रहे हैं, क्यों लाया जाएगा वो 56 में लिखा है, प्रक्रिया क्या होगी वो 61 में लिखा है। होप सो आप समझ गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों लाते होंगे महाभियोग, अभी तो मैंने बताया दोस्तों एक ही मात्र कारण होता है महाभियोग लाने का, राष्ट्रपति को हटाने का, और वो होता है भैया कि आपने संविधान का जो है उल्लंघन कर दिया है। समझ पा रहे हैं, जब जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा संसद तुरंत उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि चलो ठीक है हम समझ गए सर, चलो मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने उल्लंघन कर दिया तो अब महाभियोग होगा, तो अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अब वो प्रक्रिया अपन समझने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए जरा देखते हैं प्रक्रिया क्या होती है। आपने ये समझ लिया है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तो संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन संसद में तो दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर हमें महाभियोग का प्रस्ताव लाना है राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो क्या पहले लोकसभा में लाते हैं कि राज्यसभा में लाते हैं, या राज्यसभा में लाते हैं कि लोकसभा में आते हैं। दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप किसी भी सदन में उसे पहले ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे लोकसभा में ला सकते हैं और आप चाहें तो उसे राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मतलब आसान भाषा में ये होगा कि किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है पहले, है ना, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल कोई नियम नहीं, आप किसी भी सदन में से ला सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कहीं पर भी, आप लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। बस फर्क कितना है दोस्तों, है ना, कि आप जिस भी सदन में उसे लाना चाहते हैं उस ही सदन के, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत एकदम स्पेसिफिक होकर के सुनिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप मान लीजिए कि आप लोकसभा में लाना चाहते हैं तो ये भी एक सदन है ना, और राज्यसभा भी एक सदन है। ठीक है, सदन मतलब हो गया हाउस, इस वाले हाउस को राज्यसभा कहते हैं, इस वाले हाउस को लोकसभा कहते हैं। ये वाला स्थायी सदन होता है, ये वाला भैया टेम्परेरी होता है। ये भंग हो सकता है लेकिन ये कभी भंग नहीं हो सकता है, आपको पता है। इसमें मेंबर 245 होते हैं, उसमें मेंबर 545 होते हैं, ये बात आपको क्लियर होगी। अब ध्यान सुनिए, तो ये भी एक सदन है, ये भी एक सदन है। राज्यसभा का रेड कारपेट होता है, लोकसभा का ग्रीन कारपेट होता है, आपको ये बातें पता हो गई। ठीक, बढ़िया। तो इन्हीं को मिलाकर के संसद कहते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया आपने ये भी सीख लिया कि सर लोकसभा से भी शुरू करी जा सकती है, राज्यसभा से शुरू करी जा सकती है। फर्क इतना होगा कि मान लीजिए जिस भी सदन में आप ला रहे हैं उस सदन का 1/4 बंदा उसको प्रस्ताव करने वाला होना चाहिए, उस पर सहमत होने वाला होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव उस सदन में लाया जा सकता है। सपोज करिए कि आप लेकर के आना चाहते हैं लोकसभा में, तो कितने मेंबर हैं, 545, इसका 1/4 कर दो, जितना आंसर आएगा इतने बंदे, इसे कहते हैं 1/4 बंदे, इतने बंदे लोकसभा में उस प्रस्ताव को रखने वाले होने चाहिए, उस प्रस्ताव पर हामी भरने वाले होने चाहिए। और मान लो अगर बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप राज्यसभा में उसे लाना चाहते हो, राज्यसभा में कितने होते हैं बंदे, 245, इसका 1/4 कर दो, इसके 1/4 जो भी बंदे आएंगे वो बंदे फिर सहमति दिखानी चाहिए कि हाँ भैया आप राष्ट्रपति का प्रस्ताव ला सकते हैं। मेरे को समझ में आ रही है? कहने का मतलब दोस्तों किसी भी सदन में आप लाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सदन के कुल संख्या का 1/4 सहमत होनी चाहिए। राज्यसभा में लाते हैं तो इस सदन के कुल संख्या का, ये 245 जो मैंने लिखा है ना, किसी भी सदन के कुल संख्या का 1/4 होने मतलब सहमत होने वाले होंगे, तभी आप लोकसभा में ला पाएंगे। अगर वहां के 1/4 सहमत हो जाए, और अगर राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो 1/4 यहाँ के सहमत होने चाहिए, तभी इस सदन में आएगा, है ना, और तभी इस सदन में आएगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत बढ़िया, है ना। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई, देखिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य समर्थन देने वाले होने चाहिए, यानी कि 1/4 के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/4 ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक आता है, 14 दिन वाला। आपसे कहा जाता है ना कि महाभियोग के प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उनको बताइए। बहुत गलत सुनते हैं आप, बहुत ध्यान सुनिए। सपोज करिए दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये सदन है, लोकसभा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, लेट से, ला तो हम कहीं भी सकते हैं, मैं एग्जांपल लोकसभा का ले लेता हूँ कि मान लो मैं लोकसभा में लेके गया प्रस्ताव को, लेकिन प्रस्ताव को कैसे लेकर के जाएंगे भैया, मैं थोड़ी ना ले जाऊंगा, 1/4 लोग होंगे, है ना, 545 का 1/4 कर दिए, इतने बंदों ने प्रस्ताव को यहाँ रख दिया, हाँ ठीक है भाई, 1/4 ने हामी भर दी, प्रस्ताव पहुँच गया। ठीक, अभी प्रस्ताव पहुँचा है, इस पर बातचीत नहीं हुई है, इस पर बातचीत होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको अगर इस पर बातचीत करनी, इस पर चर्चा करनी है, तो जिस दिन भी आप चर्चा करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 1 मई को आपने प्रस्ताव दे दिया और अब आप चाहते हैं कि 30 मई को इस पर चर्चा हो जाए। ठीक है, एक डेट रखनी पड़ेगी, ये चर्चा का डेट है,
ये चर्चा है, जिसमें चर्चा होने वाली, भाई क्यों ला रहे हो महाभियोग, क्या बात है, चर्चा होगी उसी सदन में। ये लोकसभा में ही होगा, है ना। लोकसभा में अगर आप लेकर के आए तो आप 1 मई को लाए थे, 30 मई को आपने सोचा कि मैं इस पर चर्चा करूंगा। राष्ट्रपति को कब बताना है? क्या प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले बताना है, या चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नहीं करते हैं। प्रस्ताव तो आ चुका है सदन में, अब जब भी आप उस पर चर्चा करने वाले, तो चर्चा के 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा कि सर महाभियोग आया है, चर्चा होने वाली है। समझ पा रहे दोस्तों? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप कंफ्यूज रहें, है ना। सपोज करिए मैंने लोकसभा सदन चुन लिया, 1 मई को मैं इसमें जो है प्रस्ताव ले आया, ये प्रस्ताव है दोस्तों, प्रस्ताव ले आया। अब चर्चा की डेट मैंने अगर रख दी है 30 मई, है ना, तो 30 मई से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देंगे, सर आपके खिलाफ महाभियोग आया हुआ है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। और मान लो अगर आप राज्यसभा में लेकर के आते हैं ये प्रस्ताव, ठीक, और आपने यहाँ पर बोल दिया 1 मई, तो अभी प्रस्ताव आया है, चर्चा तो होगी 30 मई को, तो 30 मई से ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दें। क्या सीखा दोस्तों? प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नहीं करना है, प्रस्ताव तो आ चुका है, प्रस्ताव के पर जब चर्चा होगी तो उससे ठीक 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इसे इन्फॉर्म कर देना है। होप सो आप मेरी बात बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे दोस्तों। मैं बिल्कुल चाहता आप इसमें गलत समझें या सुने, ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया आपको कि 14 दिन पहले आपको बताना पड़ता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कौन है जो 14 दिन पहले बताएगा? भाई हम समझ गए कि 1 मई को मामला आया, 30 मई को जो है उस पर चर्चा होने वाली है, और चर्चा होने से हमने 14 दिन पहले बता दिया। ये बताता कौन है? ये बताने का काम है किसका? तो याद रखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप इस सदन में प्रस्ताव लाए हैं, और है ना, अगर आप इस सदन में इस प्रस्ताव लेके आए हैं, तो इस सदन का जो अध्यक्ष है वो इन्फॉर्म करेगा 14 दिन पहले। और यदि आप राज्यसभा में उस प्रस्ताव को लेकर के आए महाभियोग के, तो इसमें जो अध्यक्ष है फिर वो 14 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा। क्या समझ में आया दोस्तों? कि भाई जिस भी सदन में आप लेकर के आए हैं, उसी सदन का अध्यक्ष चर्चा होने से ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देगा। ये बात समझ में आई दोस्तों, है ना। जिस भी सदन में उस सदन का अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई तो हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई लोकसभा मान लिया, है ना, कि यहाँ पे हमने पहुंचाया, 1/4 लोगों ने सहमति दिखाई, ये अंदर पहुंच गया। 30 मई को हमने चर्चा का डेट रखा था, उससे 14 दिन पहले हमने उनको बता दिया। 14 दिन बीत गए, 30 मई आ गई, चर्चा होने वाली है, राष्ट्रपति यहाँ आ गए। देखिए दोस्तों, लोकसभा में बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। लोकसभा आ गई, हमने एग्जांपल ले लिया कि हम लोकसभा में जो है 1/4 लोगों ने सहमति दे दी वहां से, तो हम लोकसभा स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखते हैं कि 14 दिन बीत चुके हैं, अब जो है सुनवाई होने वाली है। सुनवाई कहाँ हो रही है दोस्तों? लोकसभा में। आप देख रहे हो कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना, ये एक विधायिका है ना, ये विधायिका है, ये कानून बनाती है। लेकिन क्योंकि अभी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रपति की सुनवाई होने वाली है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि विधायिका न्यायपालिका का काम करने लगी है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो कई बार आपने देखा होगा, इसीलिए महाभियोग को क्वासी, है ना, क्वासी जुडिशरी भी कहा जाता है। क्वासी जुडिशरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध न्यायिक, है ना, अर्ध न्यायिक, इसे अर्ध न्यायिक कहा जाता है। यानी कि क्वासी जुडिशरी, QUASI, है ना, क्वासी जुडिशरी, हिंदी में अर्ध न्यायिक कहा जाता है। तो अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं दोस्तों? क्या आपको समझ में आ रहा है? महाभियोग को क्वासी जुडिशरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि देखिए, होता क्या है कि जब न्यायपालिका किसी को सजा देती है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। जब विधायिका किसी को, जब संसद किसी को क्या कहना चाहिए, हटाती है या उस पर मामला चलाती है, तो उसे विधायिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब विधायिक प्रक्रिया, जब हमारी विधायिका ही न्यायपालिका का काम करने लगे, तो आप देख रहे हैं ये दोनों का मिक्सअप हो गया, इसीलिए इसे क्वासी कहा जाता है ना। क्वासी जुडिशरी यानी कि अर्ध न्यायिक है, पूरी तरह से न्यायिक है ना, ये पूरी तरीके से विधिक है, इसलिए बीच का हो गया तो अर्ध न्यायिक कह दिया। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, तो चलिए ठीक है सर, अब इतना समझ गए हम क्यों इसे क्या बोलते हैं। 30 मई की डेट आ गई, सुनवाई होने वाली है। लोकसभा का हमने एग्जाम्पल लिया था। अब राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति खुद भी आ सकते हैं 30 मई को, वो अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेज सकते हैं और वो अपने एडवोकेट को ही भेज सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कौन आएगा कौन नहीं। तो हम मान के चलते हैं भी राष्ट्रपति आ गए, प्रक्रिया शुरू होती है, उन पर आरोप लगाए गए, है ना। मान लो कि लोकसभा, इमेजिन कर लो कि लोकसभा के बीच में खड़े हुए हैं, है ना, 30 मई की डेट है, भाई उन पर आरोप लगाए कि भाई ये ऐसी बात है, राष्ट्रपति पर आरोप सुनाया गया फटाफट से। राष्ट्रपति ने उनका तुरंत जवाब भी दिया, और अब देखिए जवाब दे दिया उन्होंने। अगर राष्ट्रपति के जवाब से लोकसभा या जिस भी सदन में वो आया है, चाहे राज्यसभा में भी सदन में आया हो, कहीं पर भी आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
है ना। अभी हमने एग्जाम्पल लोकसभा का लिया है, तो मान लीजिए यहीं पर आया और यहाँ के लोग अगर संतुष्ट हो गए उनके आंसर से, तो अब क्या होगा, अगर संतुष्ट हो गए तो मतलब वो महाभियोग, सॉरी, अगर वो संतुष्ट नहीं हुए, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि राष्ट्रपति का जवाब बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, मतलब ये आदमी गलत है, मतलब इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब महाभियोग की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाना है ना। अब ये तो देखिए भाई, आप किसी भी सदन में लेके आए लोकसभा से, उसे पहले पारित करेंगे तो फिर वो पहुंचेगा राज्यसभा में, और अगर आप उसे राज्यसभा में पहले लेकर के आए तो पहले यहाँ से पारित करेंगे और फिर वो जाएगा लोकसभा में। दोनों सदन से पास होने के बाद ही महाभियोग कंप्लीट होगा। अगर एक भी सदन ने उसे पास नहीं किया तो महाभियोग, जिसे ये जो प्रस्ताव है ये वहीं पर रद्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए महाभियोग पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं, है ना, हालांकि संयुक्त अधिवेशन तब बुलाते हैं जैसे लोकसभा को कोई बिल पास करना हो, तो लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में वो मामला अटक गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में फिर दोनों की बैठक कराई जाती है संयुक्त रूप से, है ना। तो ये इस तरह की बैठक नहीं होती है, याद रखिए महाभियोग में संयुक्त बैठक नहीं की जाती है, आप इतना ध्यान रखिए, है ना। महाभियोग जो प्रोसेस है वो उसमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा में 545 मेंबर है और राज्यसभा में 245 मेंबर है, आपको दिख रहा है, ठीक ठीक डबल ही है पूरे के पूरे, है ना। तो जब इनका संयुक्त बैठक होगी तो इनका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, इनके बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। इनके बंदे ज़्यादा होने के कारण से जो लोकसभा चाहेगी फिर वही होगा। अब लोकसभा चाहे कि नहीं देना है महाभियोग तो नहीं देंगे, और अगर लोकसभा चाहेगी देना है तो देंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा और कहा कि बराबर का रहना चाहिए, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन महाभियोग पर मना करके रखा हुआ है कि ये नहीं होगा, है ना, ताकि दोनों सदन बराबरी का फैसला कर सके। ये बात समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है सर, ये सब समझ में आ गया। अब चलते सर, क्योंकि लोकसभा से आपने स्टार्ट किया था, तो आप हमें ये तो बताइए कि चलिए वहाँ पे सुनवाई हुई और अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो महाभियोग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो लोकसभा से पारित होने की क्या विधि है, वहाँ से पारित कैसे होता है दोस्तों। लोकसभा का यानी कि जिस भी सदन में है, तो लोकसभा में है अगर मान लो, तो यहाँ के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। मेरी बात सुन रहे हैं, अब ये 2/3, अभी तक आप 1/4 जो सुन रहे थे वो तो प्रस्ताव लाने के लिए था। अब अगर प्रस्ताव को उस सदन से पारित करना है, फिर चाहे लोकसभा से पारित करना हो या फिर आपको राज्यसभा से पारित करना हो, लोकसभा से पारित करना है तो भी 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा से पारित करना है तो भी 2/3 बहुमत चाहिए। और ये किसका है, ये निर्वाचित और मनोनीत जैसे ऐसी कोई बातें नहीं है, इसमें दोनों है। टोटल जनसंख्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब टोटल जितने सदस्य हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545, मालूम है ना, इसमें निर्वाचित भी है, इसमें मनोनीत भी है। राज्यसभा में भी आपको मालूम है, इसमें भी निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं। तो इसकी कितनी संख्या है, 245। ये बात समझ में आ रही है आपको। इन सब का 245 का 2/3 से पास हुआ तो राज्यसभा से पास माना जाएगा। लोकसभा 545 के 2/3 से पास हुआ तो लोकसभा से पास माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बस इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उपस्थित और मतदान करने जैसी कोई बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। कहीं कहीं आप किताब में पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे आर्टिकल 61 की, और इसीलिए आपको डाउट होता है। आर्टिकल 61 में ये बात कहीं नहीं लिखी कि ऐसे उपस्थित या मतदान, जैसे आपने सुने होंगे ना कि उपस्थित और मतदान करने वालों का इतना होना चाहिए तब जाके होता, नहीं दोस्तों, ये महाभियोग में कहीं पर भी लिखा नहीं है। ये बात ध्यान सुनिए, आपको 2 बातें याद रखनी है। जिस भी सदन में आएगा और अगर उसी सदन से पास होना चाहिए तो उसी सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पास होगा। और मान लो लोकसभा से पास हो गया तो अगले में राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा भी चाहे राज्यसभा से भी पास तभी होगा जब 2/3 बहुमत होगा। अगर ये नहीं हुआ तो महाभियोग को रद्द माना जाएगा और उसमें संयुक्त बैठक बिठाई नहीं जा सकती है। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों आपसे, है ना। मैंने हालांकि यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है, आप चाहें तो इसे रोक रोक करके पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं आपको दिख रहा, मैंने 2-2 स्टार लगा के रखे, 3-3 स्टार लगाए गए इन पे। ये क्या है दोस्तों, सुनिए जरा। महाभियोग की प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया है। मैं आपको एक थोड़ा सा उससे बता देता हूँ। ये महाभियोग है, ये हटाना है मुझे, है ना, हटाने वाला है ये। और ये है उनको चुनाव करने वाला। आपको याद है ना, चुनाव करने के लिए उनके पास निर्वाचक मंडल था, है ना, निर्वाचक मंडल। और उनको हटाने के लिए लगाया जाता है महाभियोग। चुनने के लिए निर्वाचक मंडल होता है, हटाने के लिए महाभियोग होता है। इतना क्लियर है। आपने क्या देखा था दोस्तों कि जब हम निर्वाचक मंडल पढ़ रहे थे तो आपने देखा निर्वाचक मंडल में सारे निर्वाचित व्यक्ति आए थे, है ना, सारे निर्वाचित, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, चाहे वो विभिन्न राज्यों के विधानसभा के हों, सबके सब निर्वाचित व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। मनोनीत ने इनको चुनने में भाग नहीं लिया। राष्ट्रपति को चुनने के लिए, है ना, उनका चुनाव करने के लिए मनोनीत व्यक्तियों को हटा के रखा हुआ था, लेकिन वहीं राष्ट्रपति को हटाने के लिए मनोनीत को इंक्लूड करके रखा हुआ है। यानी कि अगर उन्हें हटाना हो तो मनोनीत मत दे सकता है। बात समझ में आ रही है आपके। हटाने में
महाभियोग में वो मत देता है, लेकिन चुनाव में वो मत नहीं देता है। ये कौन होता है? ये मनोनीत व्यक्ति है। बात समझ में आ रही दोस्तों? बहुत अच्छे से क्लियर रही है। मैं से रिपीट करता हूँ, जब चुनाव करना होगा तो मनोनीत व्यक्ति, जितने भी मनोनीत लोग होते हैं वो चुनाव करने में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जितने भी मनोनीत होते हैं वो उनको हटाने में, यानी कि महाभियोग में भाग लेते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे राज्यों के, है ना, राज्यों के विधानसभा, देखिए इस निर्वाचक मंडल में एमपी भी होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और जितने भी स्टेट्स होते हैं, हमारे स्टेट्स, है ना, इनकी विधानसभा के जो हो, क्या बोलना है मैंने आपसे, विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आप इन एमपी, ये जितने भी एमपी हैं, सांसद को छोड़ दीजिए, ये तो महाभियोग में रहेंगे, है ना। इसमें एक चेंज क्या हो जाता है, देखिए निर्वाचन में तो ये सारे ही रहते हैं, है ना। निर्वाचन में कौन कौन रहता है, मैंने आपको बताया भी था कि सारे सांसद हो गए, जितने भी एमपी हैं वो निर्वाचित होने वाले हैं। ये निर्वाचक का बता रहा हूं मैं, राष्ट्रपति के, और राज्यों के निर्वाचित एमएलए जितने भी हैं, निर्वाचित एमएलए, और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते हैं भैया? दिल्ली और पुदुचेरी। इनमें क्योंकि विधानसभा है इसलिए केंद्र शासित प्रदेश, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है, तो विधानसभा है तो फिर इनमें भी निर्वाचित होते हैं। तो ये सारे निर्वाचित व्यक्ति आते हैं और ये चुनाव में भाग लेते हैं। बस अंतर इतना हो जाता है कि जब हटाना होता है महाभियोग में, ये जितने भी निर्वाचित सदस्य दिख रहे हैं ना आपको, राज्यों के सारे निर्वाचित और दिल्ली और पुदुचेरी के सारे निर्वाचित महाभियोग में मत नहीं दे सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मनोनीत व्यक्ति चुनाव में नहीं था लेकिन हटाने में था, ठीक। और हमारे जितने भी सांसद हैं, आपको मालूम है ना, लोकसभा और ये राज्यसभा, ये सारे के सारे सांसद और जितने भी विधानसभा थे उन सारे के विधायक जो निर्वाचित थे सबके सब थे, लेकिन बस इसमें से लोकसभा राज्यसभा के सांसद को छोड़ दो। इसके बाद आपने जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी निर्वाचित व्यक्ति लिए थे, इनमें से कोई भी भाग नहीं ले सकता महाभियोग में, लेकिन ये सारे के सारे भाग ले सकते हैं चुनाव करने में, ठीक है। बिल्कुल उल्टा है इनके साथ, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। जहां मनोनीत सदस्य चुनाव करने में नहीं था लेकिन हटाने में था, वहीं पर ये जितने भी राज्यों के विधायक थे चुने हुए, और पुदुचेरी और दिल्ली के ये जितने भी विधायक थे, ये सारे के सारे चुनने में थे लेकिन उनको हटाने में नहीं है। यही समझा रहा था। क्लियर है दोस्तों, है ना। चलिए, तो और देख लीजिए, तो ये सारी मैंने आपको बातें कर दी, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि महाभियोग को क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल, ये सब आपको बता दिया। आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रपति का न्यायालय, अगर राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा हटाया जाता तो न्यायिक प्रक्रिया होती, राष्ट्रपति संसद द्वारा होता तो विधायिक प्रक्रिया होती। अब दोनों मिक्स हो गए हैं यहाँ पर, इसलिए क्या कहते हैं, उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, है ना। आप ये सब पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया ये सारी बातें, ठीक। चलिए, तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। ये रहे अब तक हमारे 2 पार्ट में 12 आर्टिकल मैंने बहुत डिटेल में कवर किए हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, पीएससी से लेकर के वट एवर यू हैव गिविंग, आप जो भी दे रहे हो उनमें सब में काम आएगा। आप देखना, अब ये देखिए आर्टिकल, अब आप इन्हें डायरेक्ट रटने नहीं जा रहे हैं, आपने इन्हें समझ लिया है। आपको ये पता है कि ये वाला पार्ट 1 था, है ना, नीचे वाला पार्ट 2 आपको पता, 50 में हमारा मैंने सब बता के रखा आपको। चलिए 52 है वो, हालांकि ठीक। अब देखिए दोस्तों, आज की आर्टिकल फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़े, फिर बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शक्तियां देखना है अभी उन्हें। तो हमने देखा आर्टिकल 60 क्या बताता है, राष्ट्रपति की शपथ। 56 और 65 एक दूसरे के उल्टे। 56 क्या बताता है, उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का, ठीक है। और 65 क्या बताता है, भैया आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बन जाता है। 57 क्या बताया, कोई व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। बात समझ में आ रही दोस्तों, है ना, कोई व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। 361 और सिर्फ 361 में क्या बताया गया है, विशेषाधिकार क्या क्या है, जो कि 3 पॉइंट में आपने देखे थे, याद है ना। नोटिस जारी नहीं कर सकते, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते, लेकिन सिविल मामले में बस 2 महीने पहले बता दो और बातचीत कर सकते हो। और 61 में क्या कहा गया दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया आपने देख ली। लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं किसी भी सदन से, हाँ, लेकिन लाने के लिए 1/4 की सहमति चाहिए होगी, ठीक है। और जिस दिन भी चर्चा करने वाले हो, चर्चा से 14 दिन पहले आप उनको बता दो इस बात को। जिस दिन वो पहुंचेंगे फिर आपसे बातचीत होगी। बात समझ में आ रही है। पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए हर सदन से। कोई भी सदन अगर मना कर देगा तो वो वहीं रद्द हो जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन बिठाया नहीं जा सकता है। आप समझ पाए दोस्तों, यही सारी बातें मैं आपको बता रहा था। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।